लास्ट क्लास में हमने थॉर्नडाइक पढ़ा था क्या, या पावलव? सर आपने पावलोव सर पावला पढ़ाया था आपने। पावलव पढ़ा था, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, थॉर्नडाइक का आपको याद है लॉ ऑफ इफेक्ट? यस सर। हाँ, तो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे हमने क्या सीखा था? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जब हम कोई पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में कि हाँ जी, जब हम कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और अगर अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो हम उसको अवॉइड करके उसको भूलने की कोशिश करते हैं, है ना? इसको एक्टिव फॉरगेटिंग भी कह सकते हैं कि हम कोशिश करके भूलने की कोशिश करते हैं। खैर, तो इसी लॉ ऑफ इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए स्किनर की आज हमारी थ्योरी है, और इसके साथ ही हमारा बिहेवियरिज्म खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग कॉग्निटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर होती है या नहीं। ओके, स्क्रीन शेयर होती हुई दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, हमने सुबह से अब तक बहुत सारी इस वीडियो की आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, थ्योरीज कर ली हैं, और अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से पहले एक चीज हम देख लें। एक हमने पढ़ा पावलोव, उसमें क्या किया, उसने एक स्टिमुलस दिखाया, दूसरा स्टिमुलस दिखाया, उससे रिस्पॉन्स लिया, उससे रिस्पॉन्स लिया, और फाइनली धीरे से एक स्टिमुलस गायब कर दिया, और सीखने वाले ने पहले स्टिमुलस के साथ दूसरा रिस्पॉन्स जोड़ लिया। इस केस में आप देख रहे हैं कि सीखने वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुत्ता तो खड़ा था, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, असक्रियता, इनएक्टिव। दूसरा, सीखने में टाइम भी कम लगेगा, और इसमें स्टिमुलस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी टीचिंग एड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप चार्ट मॉडल पोस्टर दिखाते हैं वो स्टिमुलस होता है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब देखते हैं, पावलोव के बाद हमने किया था एक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक स्टिमुलस था मछली, और बिल्ली ने उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दिए थे। बिल्ली को नहीं पता था इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स गलत है या कौन सा रिस्पॉन्स सही है। उसने अपने आप अंदाजा लगाया, प्रैक्टिस कर करके, कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक रिस्पॉन्स सही है। उसने उसी एक रिस्पॉन्स से पता लगाया कि ये रिस्पॉन्स सही है। उसने फिर उसी की प्रैक्टिस की और वो सीख गई लीवर को दबाना। इस केस में बिल्ली ज्यादा एक्टिव है, वहां कम एक्टिव थी, यहां बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहां पे करके सीखा जा रहा है, यहां पे बिल्ली खुद से सीख रही है, स्व अधिगम, यानी सेल्फ लर्निंग। जबकि यहां पर कोई और सिखा रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। एक्सक्यूज मी सर। ये आदतें डेवलप करता है,
ये स्किल डेवलप करता है ना। लेकिन दोनों में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि सीखने के दौरान बीच बीच में कुछ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है एंड में मिल रहा है ना। तो क्या किया जाए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई इसमें देखो, इसमें तुम इसको बता क्यों नहीं देते कि ये गलत है। कोई ऐसा बाहर से कोई चीज को डाली जाए कि उसको एकदम पता लग जाए, ओ ये गलत इस वजह से है, ये गलत इस वजह से है, ये गलत, ये सही इस वजह से और ये गलत इस वजह से है। बाहर से कुछ ऐसा डाला जाए, कुछ बाहर से इन्फ्लुएंस डाला जाए जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान हो, यानी कि सीखने के प्रोसेस के बीच बीच में हो, और बच्चा उसको देखकर सीख सके कि मेरा ये एक्शन सही है या ये एक्शन मेरा गलत है। आइए देखते हैं। तो स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। देखो, जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो उस चीज को पाने के लिए आपके अंदर पैदा होता है ड्राइव। हमने सुबह पढ़ा था ना, जैसे अगर आपके बॉडी को खाने की जरूरत है तो अंदर से जो फीलिंग पैदा होगी उसको बोलेंगे भूख। वो क्या है, आपका ड्राइव है या चालक है। भूख की वजह से आप कोशिश करेंगे खाना बनाने की, होटल जाने की, एफर्ट्स लगाएंगे। एफर्ट्स लगा के खाना बना के आपका खाना तैयार हो जाएगा, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, और फिर इस खाने को खाने के बाद आपको मिलेगा सेटिस्फैक्शन। जिससे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल को कहते हैं मोटिवेशन साइकिल, यानी अभी प्रेरणा चक्र। मोटिवेशन साइकिल, ठीक। मान लो ये एक आदमी है और अगर इसे ज्ञान की भूख है, इसको नॉलेज चाहिए, या फूड की जरूरत है, खाना चाहिए। ये दोनों अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स हैं। नॉलेज भी अंदर से फीलिंग आती है, फूड की भी अंदर से फीलिंग आती है। अब मान लो मैं ये नीचे का साइकिल मिटा रहा हूं। अभी ये साइकिल मैं आपसे पूछूंगा दोबारा, ठीक है। एक आदमी जिसे नॉलेज की भूख है और एक आदमी जिसे नॉलेज की भूख नहीं है। एक नॉलेज पाना चाहता है, एक नॉलेज नहीं पाना चाहता है। ओके, इसे तो रिजल्ट, अवार्ड, पुरस्कार, तारीफें, क्या इसकी जरूरत है नॉलेज पाने के लिए? बताइए।
आप मुझे मैसेज करके बताइए कि क्या नहीं है सर। नॉलेज लेने के लिए इन सब की जरूरत है। और ये एक आदमी है जो पढ़ना नहीं चाहता, उसका कोई मन नहीं है नॉलेज लेने का, तो क्या इसको ये सब चीजें देनी पड़ेंगी? बताइए सोच के। नहीं देनी पड़ेंगी सर थोड़ी बहुत तो जरूरत होती है सर। देखिए, जिसका पढ़ने का अंदर से मन है उसे तो बाहर से मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आपका पढ़ने का मन है तो आपको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका अंदर से ही पढ़ने का मन नहीं करता, तब हमें थोड़ा बहुत बाहर से मोटिवेशन तो देना पड़ता है ना, चाहे वो कंपटीशन का लालच हो, चाहे अवार्ड का लालच हो। अब जैसे डिपार्टमेंट ही कहती है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर जो है स्लोगन लिखना है और बेस्ट स्लोगन को इतने हजार रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो आपका अगर कैश प्राइज ना दिया जाए तो आपका थोड़ा ना मन करेगा किसी चीज पे स्लोगन लिखने का, है ना। लेकिन कैश प्राइज को सोचकर हो सकता है कि 10 में से 4 लोग 5 लोग तैयार हो जाएं कि चलो यार हम एक बार ट्राई करके ही देखते हैं, है ना। हम लोग भी कहाँ पढ़ते अगर प्रिंसिपल का एग्जाम ना होता। हैं? नहीं मैम, आपके अंदर से मोटिवेशन थी इसीलिए आपने फॉर्म भरा और अप्लाई किया। मैम वो ड्राइव थी और ये सर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे। हाँ, रीइंफोर्समेंट तो सीखने के बाद शुरू होगा, बट आपका जो पहला स्टेप था ना कि मोटिवेशन आपके अंदर शुरू से ही थी, है ना। वरना कोई क्यों टाइम निकालेगा। और एक बात सोच कर देखिए, आपको कोई हो सकता है कि थर्ड पर्सन ये भी कहे कि तुम्हें जरूरत ही क्या है फॉर्म भरने की। तो सर सब मजाक भी उड़ाते हैं। मजाक तो खैर वो लोग उड़ाते हैं जिन्होंने जो आपके लेवल पर हैं बट उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। मन तो उनका भी करता होगा। सर रोज एक दो श्लोक सुनते हैं हम स्कूल में भाषण। हाँ ठीक है, वो टाइम वेस्टेज कहते हैं। हाँ, वो वही लोग हैं जिनका खुद का मन करता होगा लेकिन भरा नहीं तो वो दूसरों को देखकर चिढ़कर कह देते हैं। बट जनरली एक जो जनरल ओपिनियन है ना लोगों की, उनका यही है कि भाई जब सैलरी मिल रही है, जॉब अच्छी है, सब कुछ ठीक है, देन जरूरत ही क्या है इसको करने की, है ना। तो ऐसे मिलेंगे। बट आपने उन सारी चीजों को तोड़कर फॉर्म भरा, अप्लाई किया। बाकी ऊपर वाले के हाथ में आपकी मेहनत है, डेस्टिनी है, कई चीजें काम करती हैं। बट आपने तो एक तरह से विन विन वाली सिचुएशन तभी कर दी जब आपने फॉर्म भरा। आपने खुद के ऊपर तो जीत हासिल कर ही ली, है ना। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। वरना आज की डेट में कौन करता है। अरे आजकल तो जिसको सैलरी नहीं मिल रही वो भी पूरे दिन में 1.5 GB डेटा खत्म कर देता है खाली बैठ के। यस सर। ठीक है, आप तो अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ है, ऊपर वाले की कृपा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम एक बार अपने आप को आजमा कर देखते हैं। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही आपकी अपने आप में एक मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं कि इस बी पर्सन को नॉलेज देने के लिए बाहर से मोटिवेशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? तालियां, शाबाशी, रिजल्ट, अवार्ड, ये सब चाहिए। लेकिन इस आदमी को, जो कि आदमी ए है, इसे नॉलेज लेने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, इस बाहर की शोशाबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मोटिवेशन तो अंदर से है। वो अंदर से चाहता है कि मैं पढ़ूं। तो इस आदमी का मोटिवेशन है अंदर से। ठीक है। हाँ, नेहा कह रही है सेल्फ मोटिवेशन। अब आप मुझे बताइए कि ए या बी में से कौन इंट्रिंसिक है और कौन एक्सट्रिंसिक है। यानी कौन सा
आंतरिक अभिप्रेरणा है और कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा है? ए इंट्रिंसिक होगा। ये इंट्रिंसिक है और सेकंड वन एक्सट्रिंसिक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान सा था, है ना? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। ए का आ गया इंट्रिंसिक और बी आ गया एक्सट्रिंसिक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देना। तो आई एम श्योर कि उसने ये समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अरे यार, स्क्रीन नीचे नहीं हम पढ़ रहे हैं भी नहीं, फिर हम धीरे से उस पर पहुंच जाएंगे स्क्रीनर पे, पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस देखा। एक शब्द आता है मास्टरी ओरिएंटेड, निपुणता उन्मुख। मैं इसके आगे लिख रहा हूं रैंचो। एक है परफॉर्मेंस या अचीवमेंट ओरिएंटेड, यानी प्रदर्शन या उपलब्धि उन्मुख। चतुर। सही पहचाना। और तीसरा है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेड, यानी प्रदर्शन पलायन उन्मुख। ये भी 3 तरह के मोटिवेशंस हैं। राबिया, अब आपको बोर्ड क्लियर है ना? 3 तरह के मोटिवेशंस लिखे हैं और आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में एक है रैंचो जो कि आमिर खान की भूमिका में है, एक है आपका वो चतुर, है ना, जो सेकंड आता है हर साल। ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है। और इसके 2 दोस्त हैं राजू और फरहान। इन तीनों का मोटिवेशन कैसा है? देखिए, रैंचो किसी के कहने पे नहीं पड़ता, उसे अपने काम में मास्टरी हासिल करनी है, वो अंदर से मोटिवेटेड है ना? तो ये होगा इंट्रिंसिक यानी आंतरिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। चतुर रिजल्ट लाना चाहता है, मार्क्स लाना चाहता है, वो एंटी ग्रेविटी वाला पेन लेना चाहता है, टीचर के साथ बैठकर फोटो खिंचवाना चाहता है, उसे बाहर का मोटिवेशन चाहिए। तो वो हो गया परफॉर्मेंस अचीवमेंट, वो रिजल्ट के पीछे भागेगा। तीसरा, राजू और फरहान, वो सिर्फ चाहते हैं कि परफॉर्मेंस को कैसे भी करके अवॉइड किया जाए, पासिंग मार्क्स आए और दोबारा मुझे ये पेपर की शक्ल ना देखनी पड़े। ये भी एक मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अब आज आप रात को सोते समय अपने आप से सवाल करना, आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में हैं? सर थर्ड वन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में एक्सप्लेन नहीं होगा? क्या चीज? थर्ड वन जो है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेड, ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में
हो सकता है एक्सप्लेन नहीं। बहुत बढ़िया जवाब है आपका। आप ज़रा सोचकर बताइए हुँ। कि इनमें से तीनों में से इंट्रिंसिक कौन-सा है? मास्टरी मास्टरी वाला है फर्स्ट। बिल्कुल बाकी सही। और बाकी दोनों जो हैं वो एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, ठीक। यस। है ना? बिल्कुल सही आपने पहचाना। आप देखो अपना, तो ये भी 3 तरह के मोटिवेशंस हैं। अब मैं वापस मोटिवेशन के साइकिल को आपको एक बार फिर सवाल पूछता हूं। आपने मोटिवेशन की साइकिल बनाई थी और उसमें देखा कि पहले थी जरूरत, जरूरत ने मोटिवेशन दिया, आपके अंदर पैदा हुआ ड्राइव, ड्राइव की वजह से आपने की कोशिशें, कोशिश से आपको मिल गया गोल, गोल से मिल गया सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन से आपकी जरूरत पूरी हो गई। तो पूरा साइकिल मोटिवेशन का है, क्योंकि मोटिवेशन यहां से स्टार्ट होकर यहां तक था, है ना? अब मेरा सवाल ये है, जब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं? थॉर्नडाइक की बिल्ली यहां कोशिश कर रही है, आपकी क्लास का बच्चा यहां पर बार बार ए प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आप इसको क्या दे सकते हैं? रीइंफोर्स कर सकते उसमें पहले से हाँ जी मैम, क्या दे सकते हैं? रीइंफोर्स कर सकते हैं ना इसको। शाबाश, बिल्कुल रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि स्किनर पर थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ इफेक्ट का बहुत असर पड़ा। यूं तो रीइंफोर्समेंट के जनक माने जाते हैं स्किनर, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से। ठीक है, को पता है कि करने के बाद मुझे ट्रॉफी मिलेगी या शाबाशी मिलेगी, बट जिस समय वो कर रहा है, उस करने के दौरान आप उसको क्या दे रहे हैं, है ना? यहां स्किनर ने बात उठाई। देखो, ड्राइव पर हल ने काम किया, स्टिमुलस पर पैवलव ने काम किया, सेटिस्फैक्शन पर थॉर्नडाइक ने काम किया, लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना? अब एफर्ट्स पर काम कर रहे हैं, इस पर काम किया स्किनर ने। ऐसे बेटा जब सारी चीजें समझ जाओगे ना, तो सब लगेगा कि सब एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए जब हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी थ्योरी बेस्ट है, तो सारी थ्योरीज अच्छी हैं, क्योंकि लर्निंग के स्टेप में, हर एक स्टेप में कोई ना कोई थ्योरी काम आती है। तो जब बच्चा कोशिश कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप उसके बदले में दीजिए रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन, ताकि उसको पता चले मेरा कौन सा रिस्पॉन्स सही है, गलत है, सही है या गलत है। जैसे आप मुझे मैसेज करके भेजते हैं, अरमान ने लिखा प्रॉम्प्टिंग है, रीइंफोर्समेंट देंगे, तो आपके जो मैसेज है वो क्या है? रिस्पॉन्स है। और मैंने बीच में बोला नहीं बेटा गलत है, ये सही है, तो आप अपने ही गलतियों से, अपने ही राइट आंसर से गोल तक पहुंच जाते हैं, है ना? और इसकी वजह से आप लगातार बने रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, खुशी खुशी। तो आइए इसी पर काम करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आराम से समझना। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। नाम से पता चल रहा है कि कंडीशनिंग तो होगी, आदत तो बनेगी, लेकिन एक्टिव रहकर काम करते करते आपकी कंडीशनिंग होगी, आदत बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो देखते हैं कैसे किया उसने। मैं चूहे वाला एग्जांपल लेता हूं, कबूतर वाला आपको यूट्यूब पे वीडियो भी दिख जाएगी, बट मेन है आपको भी समझना है ना।
मुझे चूहा कबूतर याद नहीं करना, मुझे तो उसका कंसेप्ट समझना है। तो उसने एक भूल भुलैया बनाया। भूल भुलैया, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट पे घुसना है और एक पॉइंट से निकलना है, इन आउट, ठीक है। अब बीच बीच में कुछ रास्ते बनाए गए, है ना, कुछ रास्ते बनाए गए भूल भुलैया वाले। तो इनमें से कुछ रास्ते सही हैं और कुछ रास्ते गलत हैं। मतलब यहां अगर आया चूहा निकल के तो रास्ता बंद है, यानी कि यहां पर अगर उसने रिस्पॉन्स दिया तो गलत रिस्पॉन्स होगा, इस डायरेक्शन में जाना उसका गलत रिस्पॉन्स है। तो क्या किया जाए इस गलत रिस्पॉन्स से बचने के लिए, उसको क्या होगा देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ 10 बंद रास्ते हैं और 10 खुले रास्ते हैं। तो अगर बंद रास्ते पर गया तो उसे कहेंगे नेगेटिव रिस्पॉन्स, यानी नकारात्मक अनुक्रिया, गलत रिस्पॉन्स। और अगर खुले रास्ते पर गया तो कहेंगे सकारात्मक अनुक्रिया। तो एक हो गया पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक हो गया नेगेटिव रिस्पॉन्स, एक सकारात्मक अनुक्रिया, एक नकारात्मक अनुक्रिया। धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यस, आशा ने बोला कि ये स्किनर का बॉक्स है। राजू और फरहान एक्सट्रिंसिक में आएंगे। इसमें छोड़ा गया, इसमें घूमता रहा, कहीं पर उसने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, कहीं पर उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो पहला केस, चूहे ने कुछ नहीं सीखा, नो रिस्पॉन्स, सॉरी, एब्सेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम शून्यता, नो लर्निंग, कुछ नहीं सीखा। ये पहला केस है। अभी देखेंगे आगे चूहे को कैसे सिखाएंगे, अभी देखेंगे। केस नंबर 2, अब की बार अगर 10 पॉजिटिव रिस्पॉन्स और 10 नेगेटिव रिस्पॉन्स को ही लिया जाए, सेम वही है, वही बॉक्स है, वही रास्ते हैं, 10 सही 10 गलत हैं। अब की बार सही जाने पर कुछ खाने के लिए दिया गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा देने से चूहे का पेट भर जाएगा, वो बैठ जाएगा, आगे काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा खाने को दिया, और अगर वो गलत रास्ते पर मुड़ा तो उसे दिया गया बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, बिजली का झटका दिया गया।
मैं चूहे की बात कर रहा हूँ, देखो सामने मेरे चूहा ही घूम रहा है। चला जा भाई। बिजली का झटका, इसका मतलब सही रिस्पॉन्स पर उसे दिया गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और गलत रिस्पॉन्स पर दिया गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन और अगर गलत जवाब दिया तो उसको दिया गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। अभी तक क्लियर है? बहुत धीरे समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ठीक है। इस केस 2 में पाया गया कि चूहे को रास्ते याद हो गए, अधिगम हो गया, यानी कि चूहे का मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो गया। पहले उसको रास्ते याद नहीं हुए थे, अब उसको रास्ते याद हो गए तो व्यवहार बदल गया और इसी को कहते हैं लर्निंग। लर्निंग हो गई। तो पहला केस था नो लर्निंग, एब्सेंस ऑफ लर्निंग, जीरो लर्निंग। सेकंड केस में लर्निंग हो गई। 2 केस हो गए। अभी और देखते हैं। केस नंबर 3, अब की बार 10 पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए 10 ही बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया गया, लेकिन 10 नकारात्मक अनुक्रिया के लिए 10 नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दिया गया। मतलब उसने खाने का सामान दिया बट बिजली का स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि चूहे को सिर्फ खाने को मिला, बिजली का झटका नहीं मिला। तो यानी कि जब वो गलत रास्ते पे गया होगा, ना उसे खाना मिला ना उसे बिजली का झटका मिला। कुछ ना मिलना भी अपने आप में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो वहां से सीखता चला गया कि भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं। इस चूहे ने भी रास्ते याद कर लिए। यस, इस चूहे ने भी रास्ते याद कर लिए। अब हमारे पास 2 ऐसे केस हैं जिसमें लर्निंग हुई है। एक जिसमें दोनों तरह का रीइंफोर्समेंट था और एक जिसमें एक ही टाइप का रीइंफोर्समेंट है, ये वाला नहीं है। अब सवाल ये आया स्किनर के माइंड में कि इन दोनों केस में, केस 2 केस 3 में ज्यादा अच्छा केस कौन सा है? कुछ तो कंपैरिजन हो। तो उसने क्या किया, दोनों चूहों को कुछ दिन के लिए फ्री छोड़ दिया, कोई काम नहीं दिया, नॉर्मल छोड़ दिया बगीचे में, जाओ घूमो फिरो खाओ पियो। और 1 महीने के बाद, 10-15 दिन के बाद केस 2 वाले चूहे और केस 3 वाले चूहे दोनों को उसने उसी भूल भुलैया में छोड़ दिया। उसने क्या पाया कि जो केस 2 वाला चूहा था वो कुछ रास्ते भूल गया
केस 3 वाले चूहे को सारे रास्ते याद रहे, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस बेटर है, नेगेटिव रिस्पांस सही नहीं है। जिसको नेगेटिव रिस्पांस दिया गया था वो कुछ रास्ते भूल गया, और जिसको सिर्फ पॉजिटिव दिया गया उसने सारे रास्ते याद रखे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम पाते हैं कि स्किनर के हिसाब से लर्निंग 3 तरह की है। एक, कुछ नहीं सीखा। अधिगम की अनुपस्थिति, जो केस 1 था उसमें कुछ नहीं सीखा था, तो वो कहलाएगा एब्सेंस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की अनुपस्थिति। दूसरा, केस 2 में लर्निंग सीखी थी। प्रेजेंस ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की उपस्थिति। और तीसरा एक और केस था कि जिसमें सीखा लेकिन सीखकर भूल गया। देखो, इसका मतलब तो हुआ कि सीखा ही नहीं, बट एक केस ऐसा है सीखा लेकिन सीखने के बाद भूल गया, इसे कहेंगे, ये एग्जाम में आता है, एक्सटिंक्शन ऑफ लर्निंग। अधिगम का विलोपन, ठीक है। यानी कोई चीज थी, पहले थी तभी एक्सटिंक्ट हुई है, पहले था तभी वो लुप्त हुआ है। तो ये 3 कंडीशंस बताई स्किनर ने कि एक में सीखेगा ही नहीं, एक में सीखेगा, और एक में हो सकता है कि सीख कर भूल भी जाए। अब यहां पॉइंट आता है कि सीख कर ना भूले, इसके लिए क्या करना है। तो हमने केस 3 में देखा था, हमें उसको बीच में क्या देना है, रीइंफोर्समेंट देना है। लेकिन रीइंफोर्समेंट भी कैसा देना है, पॉजिटिव वाला। अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे तो जो सीखा हुआ है उसको याद रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। आओ इसी पर अब आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रकार, ठीक है। सर इसमें कौन से केस में याद रहेगा? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ। इसमें कौन से केस में आपने कहा याद रहेगा भूलेगा नहीं दोबारा, सेकंड में या थर्ड में? अच्छा, एक बार और देखिए। थर्ड में जी थर्ड जी में थर्ड में हाँ, हमने हम्म। एक में तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया था, हाँ जी एक में हमने दिया ही नहीं, हाँ जी और एक में हमने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी दिया था, उसमें नहीं हाँ दिया। जी। है ना। तो जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था उसमें उसको याद रहा था।
वापस आने के बाद भी। हाँ, तो यानी कि हम ये थर्ड केस। हाँ, यानी कि अब हमें लगता है कि हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर काम करना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक या धनात्मक, हिंदी में दोनों शब्द हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि नकारात्मक या ऋणात्मक। और तीसरा हमने देखा जीरो यानी शून्य पुनर्बलन। टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया, बच्चे ने कर दिया, तो टीचर ने शाबाशी दी, वेरी गुड बेटा, बहुत सही कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि रीइंफोर्समेंट तो बीच बीच में दिया जाता है, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, यू आर डूइंग गुड, तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन बच्चे ने कुछ गलत किया, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अरे इसको ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे कर सकते हैं, गलत कर रहे हो तुम, ठीक नहीं है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बच्चों से पूछा बेटा लाल किला किसने बनवाया? एक बच्चे ने आंसर दिया शाहजहां ने। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। गधे, निकम्मे, कुछ नहीं आता तुम्हें, बेवकूफ कहीं के। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने, सॉरी अकबर ने। अच्छा, देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो यहां वाले केस में ना तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया, ना ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया, उसने रीइंफोर्समेंट दिया ही नहीं। इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। अच्छा, हमने केस 2 को देखा था इस केस में कि उसको लर्निंग हुई ही नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। तो सबसे बुरा तो ये है, उससे और तीनों में हमने देखा सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? पॉजिटिव वाला। इसकी उतनी वैल्यू रही नहीं। हम एवरेज पे काम क्यों करें, बेस्ट पे करते हैं ना। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया पॉजिटिव पे, कि देखें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को अलग अलग तरीकों से कैसे दिया जा सकता है। अब आप देखिए इसमें उसने कितनी वेरिएशंस की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो तरह का हो सकता है, एक फिक्स्ड और एक कंटिन्यूअस, यानी स्थिर और एक सतत। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरवीन करता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? यस। ओके, स्किनर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कहाँ गया? पेन ही गायब हो गया, कहाँ गया मेरा पेन? चलिए कोई नहीं, फिर अब वीडियो से ही देखना पड़ेगा, मेरा वो स्टाइलस मिल नहीं रहा मुझे। सर हाँ जी। आपने अभी जब पढ़ाया था तो आपने इससे पहले बताया था कि जीरो रिस्पॉन्स, मतलब जीरो जब रीइंफोर्समेंट होता है हाँ तो देयर इज एब्सेंस ऑफ लर्निंग। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी एब्सेंस हाँ नहीं जी था, उसमें एक्सटिंक्शन ऑफ लर्निंग हुई थी। सर, आपने यही तो बोला था कि जब हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देंगे तो लर्निंग होगा, बट वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हाँ तो इसका मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दे रहे हैं हाँ तो एक्सटिंक्ट वाला सिचुएशन तब होगा, हाँ और जीरो मतलब देयर विल नॉट बी एनी लर्निंग, यही बात हुई थी ना सर? हाँ, जीरो का मतलब जब हमने ना तो पॉजिटिव हाँ रीइंफोर्समेंट हाँ दिया हाँ ना नेगेटिव हाँ, रीइंफोर्समेंट उसमें दिया, राइट? एब्सेंस ऑफ लर्निंग हुआ था।
है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। नहीं, चलिए शुरू करते हैं आगे। फिक्स का मतलब कोई कुछ कह रहे हैं आप पीछे? फिक्स्ड का मतलब हमने फिक्स कर दिया कि इसको देना ही देना है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। लेकिन एक ही बार दिया। इसमें क्या है, लगातार दिया जा रहा है। इन दोनों में से कौन सा अच्छा माना जाएगा? कंटिन्यूअस वाला। अब इस कंटिन्यूअस में भी दो टाइप्स हैं। एक अगेन फिक्स्ड रेशियो और एक वेरिएबल रेशियो। स्थिर अनुपात और एक परिवर्तनशील या चर अनुपात। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता है, ठीक है। ओके, ये वाला आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको एक बार समझा देता हूं। फिक्स्ड का मतलब जैसे मान लो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2। आपने गेम खेला होगा टेंपल रन। टेंपल रन में आप भाग रहे हैं और आपको पता है कि टेंपल रन में, या पहले कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा गेम आती थी, मारियो गेम थी, ठीक है। मारियो में क्या होता था कि मारियो के एंड में एक रानी मिलती थी। तो आपको पहले से पता है कि एंड में मुझे रानी मिलेगी। कंटिन्यूस में क्या है कि जब वो मारियो वाला जो प्लेयर है वो भाग रहा है तो उसको बीच में कॉइन्स मिलते हैं, वो कंटिन्यूस है। तो रानी से ज्यादा सिक्के प्यारे होते हैं। अब इस सिक्कों में भी दो टाइप्स हैं। मान लो जैसे हमने डिसाइड किया था कि 10 सही रास्ते हैं, तो अगर इस तरह से रेशो किया जाए, दो, चार, 6, 8, यानी हर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें रास्ते पे उसको वो दिया जाएगा, रीइंफोर्समेंट। जबकि वेरिएबल में क्या होगा, कभी ऐसे करके दे दो, कभी 2, 4, 6, 8 दे दो, कभी 1, 3, 5, 7। यानी जब जब प्लेयर उसमें जाएगा उसको नहीं पता कि कॉइन्स कहाँ मिलेंगे। तो इन दोनों में से सरप्राइज किस में है? इस वाले में। अब मुझे जैसे अरमान ने लिखा है, सैलरी जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट है। बिल्कुल सही बात है, हर महीने फिक्स है कि हमें एक सैलरी मिलेगी और वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करती है। बट वो फिक्स है कि हर महीने की 5-10 तारीख को हमारी सैलरी आ जाएगी। लेकिन बीच बीच में मिलने वाला बोनस, रास्ते में पड़े हुए पैसे, अगर ये हमें मिल जाए या बीच में किसी लॉटरी लग जाए तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल, क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो कहां से मिलेगा, है ना। यस, गोल में लिखा है बोनस एक वेरिएबल है। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किस में है। सरप्राइज, इलेक्शन ड्यूटी अरे हम निकलते हैं, हाँ ठीक,
ज्यादा नहीं मिलता है कि बस आएगी होती है 4 बजे, ठीक है, वहाँ खाने की, और वहाँ आप इलेक्शन के हैं कि हम, तो मुझे समझ थोड़ी इसकी वेरिएबल की, क्योंकि ये सर्क ब्रेक चाहिए था, इसलिए आपने इस तरह की बातें की। कंपल्सरी ड्यूटी है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी वेरिएबल की, क्योंकि ये सरप्राइजिंग है। जिस चीज में सरप्राइज होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सारे रीइंफोर्समेंट में से सबसे अच्छा है वेरिएबल वाला। तो ये जो पूरा चार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई के दौरान बीच बीच में उसके हर रिस्पॉन्स पर आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। तो इसका मतलब अगर बच्चे ने लाल किला किसने बनवाया पे आपको जवाब देता है कि अकबर ने बनाया, तो आप बजाय नेगेटिव या 0 देने के उसको बोले कि शाबाश बेटा, एटलीस्ट आपने आंसर दिया। लेकिन अब हम पता लगाते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। देखते हैं आगे क्या इसका आंसर आता है, आपका आंसर सही है या गलत है वो देखते हैं। सो द पॉइंट इज, आपको बच्चे की हर एफर्ट, हर कोशिश पर रीइंफोर्समेंट देनी है, और यही बेस है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, है ना। चलिए, तो अब हम स्किनर की ही थ्योरी में एप्लीकेशंस देखते हैं। इसके प्रयोग डेली लाइफ में क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो पहले देखते हैं कि स्किनर ने अपनी ही इसी थ्योरी को किस जगह इस्तेमाल किया। उसने एक नया कंसेप्ट दिया जिसका नाम है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम का मतलब होता है जो पहले से प्लान्ड हो, पहले से कुछ कर रखा हो। इंस्ट्रक्शन का मतलब बोलना, इंस्ट्रक्शंस देना, है ना। तो इसी के ऊपर बेस स्किनर ने क्या बनाया, देखो, उसने एक टीचिंग मशीन बनाई। शिक्षण मशीन। उसमें जैसे मान लो एक फ्रेम है, फ्रेम 1। फ्रेम किसे कहते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं वो कॉमेडी करते हैं, ऐसे करके लेके जाते हैं, है ना, ऐसे करके उंगली रखते हैं। तो ये जो ये बनाते हैं, एक फ्रेम होता है। आप एक गाना देखना, काला काला रंग तुझे पसंद, सर अगर टाइप ऑफ, लेकिन जो अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा है, मैं भी एक क्वेश्चन कराऊंगा एंड में, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना, उस काले लड़के का, एक सांवला सा लड़का है, वो गाना गा रहा है, और वो ये देखो, वो सीन हर 5 सेकंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 5 सेकंड के लिए जो एक सीन आया है उसे फ्रेम कहते हैं। हाँ, फ्रेम। तो फ्रेम में इसने एक क्वेश्चन डाला कि, क्वेश्चन नहीं, पहले इंफॉर्मेशन डाली, सॉरी, इंफॉर्मेशन डाली, लिख दिया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। फ्रेम के बाद बच्चा बटन दबाएगा तो ये फ्रेम चेंज होगा और एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। सवाल लिखा होगा, ताजमहल किसने बनवाया? और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। मान लो बच्चे ने शाहजहां पे क्लिक किया तो फ्रेम बदल जाएगा और अब आ जाएगा फ्रेम 2 और लिखा होगा शाबाश, अब आप अगले फ्रेम पे जाते हैं, वेल डन। वो अगले फ्रेम पर जाएगा, अगले फ्रेम पे लिखा होगा कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। फिर वो क्लिक करेगा, फिर क्वेश्चन आएगा, ताजमहल
किस नदी के किनारे बना है? 4 ऑप्शंस हैं, बच्चे ने क्लिक कर दिया गलती से गंगा पे, तो गंगा गलत आंसर है, तो लिखाएगा उप्स। जैसे उप्स लिखाएगा वो वापस इसी फ्रेम 2 पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जब तक एक फ्रेम पर कमांड नहीं हो जाती वो दूसरे फ्रेम पर नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका एक एग्जांपल और देखिए। जितने भी वीडियो गेम्स हैं, उन सब में स्किनर की थ्योरी का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, कॉइन्स मिलते हैं, टेम्पल रन में भाग रहा है उसको कॉइन्स मिल रहे हैं, बीच बीच में पावर मिलती है। ये जो बीच बीच में मिल रहा है ये क्या है? ये रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट, डीएसएसबी का पेपर हो जाए ऐसे कब मिलेंगे? सरप्राइज बना हुआ है। तो वीडियो गेम्स भी पूरी तरह से स्किनर की थ्योरी पर बेस्ड है। और देखते हैं, हम बनाते हैं स्कूल में लेसन प्लान। है ना? सपोज करो कहानी है प्यासा कौवा। तो प्यासा कौवा पढ़ाने के लिए उसके 5 टॉपिक्स होंगे। एक कौवा प्यासा था। 2, पानी की तलाश में घूम रहा था। 3, उसे एक बगीचे में घड़े के नीचे पानी मिला, घड़े के अंदर पानी मिला। 4, उसने आइडिया लगाया, उसमें कंकड़ पत्थर डाले। और 5, उसने पानी ऊपर आने पर पी लिया और वो उड़कर चला गया। तो दिस प्यासा कौवा या थर्स्टी क्रो स्टोरी हैज 5 पॉइंट्स, 5 टीचिंग पॉइंट्स। अलग अलग लेसन्स में अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं ना। 5 शिक्षण बिंदु। ठीक है, तो हमने स्कूल में लेसन प्लान बनाया होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं। पहले लिखते हैं सीरियल नंबर 1, फिर लिखते हैं टीचिंग टॉपिक, इंट्रोडक्शन, एक कौवा प्यासा था, इसकी भूमिका बनाएंगे। फिर बच्चे, फिर आएगा टीचर एक्टिविटी, अध्यापक क्रियाकलाप कि इस इंट्रोडक्शन को पढ़ाने के लिए टीचर क्या करेगा। फिर आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, है ना, और फिर आता है यहाँ पर फीडबैक या रिस्पॉन्स जो भी आए। द पॉइंट इज, इंट्रोडक्शन को ध्यान में रख के टीचर ने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद बच्चे रिस्पॉन्स देंगे। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स सही आ गया तो फिर टीचर अगले पॉइंट पर जाएगा, पानी की तलाश। इस पर टीचर ने पढ़ाया, फिर बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन रिस्पॉन्स आ गया गलत। अब क्या करेगा? क्या वो तीसरे पॉइंट पे जाएगा या दूसरे ही पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करेगा? बताइए। बताइए। हाँ, दूसरे को ही एक्सप्लेन करेगा फिर से। यानी कि एक पॉइंट क्लियर करे बिना वो अगले पॉइंट पर तो नहीं जाएगा टीचर। यस सर, है ना? वापस से फ्रेम 1, फ्रेम 2 जब तक क्लियर होगा कि टीचिंग टॉपिक जो है वो हर एक तरह का फ्रेम है। तो फ्रेम 1, फ्रेम 2 जब तक क्लियर नहीं होगा फ्रेम 2, वो फ्रेम 2 को ही पढ़ाएगा, फ्रेम 3 पर नहीं जाएगा। और बीच बीच में उसको क्या मिलना चाहिए? फीडबैक मिलेगा, टीचर बदले में रीइंफोर्समेंट देगा और फिर अगले टॉपिक पर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो लेसन प्लान का ये जो स्ट्रक्चर है ये भी स्किनर से मोटिवेटेड है। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये हार्वर्ड के लेसन प्लान के कंपोनेंट्स हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे हार्वर्ड के लेसन प्लान के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं।
ठीक है, हर्बर्ट के लेसन प्लान में कौन कौन सी बातें होती हैं। हरिकेश पूछ रहे कि सर दोबारा बता दीजिए। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। टॉपिक नंबर 3, फिर रिस्पॉन्स से पता चला कि बच्चों को ये टॉपिक नंबर 1 समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो टीचर बोलेगा शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर उसने टॉपिक नंबर 2 पढ़ाया कि वो पानी की तलाश में यहाँ वहां घूमता रहा, बहुत तेज धूप थी, कहीं उसको पानी नहीं मिल रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बच्चे ने बोला नहीं सर, हमारे साथ तो नहीं होता, हम तो फ्रिज खोलते हैं, पानी पी लेते हैं। तो यानी कि टीचर को जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा नहीं मिला, है ना। ओके, कोई बात नहीं, एक बार हम कौवे के नजरिए से फिर सोचते हैं। तो टीचर ने फिर से इसी पॉइंट को पढ़ाना शुरू कर दिया कि कौवा एक जानवर है बेटा, उसके पास घर नहीं होता, फ्रिज नहीं होता, जंगल में रहता है, खुले में रहता है, नेचर में रहता है, और उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था, है ना। सूरदास जी का दोहा है ना, मेरो अनंत मन कहाँ सुख पावे, जैसे जहाज को पंछी उड़ी जहाज को आवे। तो एक पक्षी है जो पानी के जहाज पे बैठा है और वो चारों तरफ पानी देखता है और वो उड़ता है कि वो कहीं एक पेड़ की डाल पर बैठ जाए, लेकिन उसको पेड़ की डाल कहीं नहीं मिलती, तो वापस घूम फिर के वो जहाज पर आ जाता है। यही जहाज उसको पेड़ तक लेके जाएगा ना, किनारे तक लेके जाएगा। तो लेकिन मन जो है वो अशांत है, वो तो बैठ नहीं सकता। तो सूरदास यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो जहाज है वो भगवान है, और वो जो पेड़ है वो आपका किनारा है, उस किनारे तक लेके भगवान जाएंगे। तब तक आपका जो मन अशांत है, यहाँ वहां उड़ने को मन करता है, कितना उड़ लो, घूम फिर के आप गॉड की तरफ ही आओगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक पंछी है, उसको पानी नहीं मिल रहा और वो घूम रहा है, ऐसे ही ये कौवा भी उड़कर घूम रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा। सोचो कितनी परेशानी होती होगी ना। बच्चे कहेंगे हाँ सर, प्यास भी लगी है और पानी भी नहीं मिल रहा, तो कितना उसको दुख हो रहा होगा। ये बायजूस का जो इसी रिस्पॉन्स चाहिए है सारा। है सर ये जो बायजूस के, ये वेदांतु बायजूस है, ये सारी इसी कंसेप्ट पे आई थिंक है। दरअसल मैम हमारी पूरी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये इसी पे ही है। वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ही है। ओके। आप एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उन्होंने चैप्टर भी इसी तरीके से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल साइंस का ही कोई चैप्टर उठाइए, उसमें उस चैप्टर को उन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट्स में ब्रेक किया हुआ है ना। और फॉर एग्जाम्पल 9th का अगर हम फिजिक्स देखें, अगर हम उसमें मोशन पढ़ रहे हैं, तो पहले थोड़ा कंटेंट दिया, फिर कंटेंट के नीचे फिर क्वेश्चंस दिए, फिर अगला कंटेंट दिया, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस दिए। तो एक चैप्टर ही पूरा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। पर सर इसमें जब एनसीईआरटी होती है, टीचर को वैसे तो चाहिए कि पूरा उसको मोटिवेट और शाबाश और इन्फोर्समेंट मिले, पर सेल्फ इवैल्यू बायजूस में जैसे उसको इमीडिएट मिलता है ये सब, या तो हमारी टीचिंग में जो ऑनलाइन क्विज रहती है उसमें भी आता है, क्वेश्चन चाहिए तो काउंसलेशन और कंटिन्यू करने के लिए स्टेप से आता है। इवन दीक्षा क्विज है जो भी, उसमें भी इसी टाइप से आता है। हाँ जी, तो इसका मतलब हमें जनरल टीचिंग जब हम क्लासरूम करते हैं तो भी हमें इमीडिएट देना ही चाहिए, मतलब उनके ये छवि मैम अब आप समझ पा रही हैं कि हम क्यों होमवर्क ऑनलाइन क्लास को ने हमारी जगह इतनी जल्दी ले ली, है ना। तो हम तो घर के लिए होमवर्क देते हैं, बट वो भी एक तरह से पेस है उनका सेल्फ अपने आप को इवैल्यूएट करने का। हाँ, बायजू वाले भी होमवर्क देते हैं, उनकी अलग से बुक्स आती हैं, घर में स्टडी मटेरियल भी आता है। लेकिन एक जो क्लासरूम में बीच-बीच में जो हम करवाते हैं, पूछते हैं, डिस्कशन में रखते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपने मेरी क्लास से पहले सर की जो क्लास ली, उसमें आप क्वेश्चन आंसर के ज़रिए सर के साथ कनेक्टेड थे। आपको इमीडिएट फीडबैक मिल रहा था कि यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, एंड इफ यू आर रॉन्ग इट शुड बी लाइक दिस, है ना? तो उसका एक अलग मज़ा है ना? तो यस, हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, और वाक़ई हम कुछ भी पढ़ा लें, अगर उसमें क्वेश्चंस नहीं हैं और बच्चों को रिस्पॉन्स देने का स्कोप नहीं है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है पढ़ाई में। नीरस है। हाँ, तो इस चीज़ को बिल्कुल हमें आपको सबको लाने की ज़रूरत है अपने काम में, है ना?
सर कौन सी ईयर में ये इन्वेंट किया था स्किनर ने, या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ईयर? हाँ सर, अभी पूरी हिस्ट्री मिलेगी, मैं बिल्कुल प्रेसे से लेकर जो इसके तीनों फॉर्म्स हैं वो सब बताऊंगा, ठीक है, अभी आने वाला है जी। चाहिए था टीचर को, वो मिल गया। तो अब टीचर क्या करेगा, अब पॉइंट नंबर 3 पर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको सही रिस्पांस नहीं मिला होता तो फिर वो वापस उसी टीचिंग पॉइंट 2 को पढ़ाता, ठीक है। गोलू लिख रहा है एल्बर्ट्रॉस। एल्बर्ट्रॉस क्या है बेटा, समझाओ मुझे। काट रहे भैया, कौवा ही समझ लो पहले, गोलू। ओके, आगे बढ़ते हैं स्किनर की थ्योरी में। इतना ही था, और इस प्रकार हमारा मुबारक हो, बिहेवियरिज्म खत्म हो गया। अब जरा बिहेवियरिज्म में तीनों को हम कंपेयर करते हैं। पावलोव, एक बड़ा स्टिमुलस, उसके साथ एक छोटा स्टिमुलस, उसके साथ एक बड़ा स्टिमुलस, और दोनों के साथ उसको मिला रिस्पॉन्स, और फिर धीरे से उसने एक को हटा दिया और हमें सिखा दिया कि दूसरे के साथ आपको आदत कैसे बनानी है। तो ये थ्योरी है SR। थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी में एक स्टिमुलस है और उसके बदले में बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हैं, लेकिन बिल्ली को बताया नहीं कि कौन सा रिस्पॉन्स सही है। फाइनली वो अपने आप ही जो सही रिस्पॉन्स है उसके साथ जोड़ लेती है अपने आप को, और ये भी SR है। फिर आता है स्किनर। इसमें रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिस्पॉन्स आएंगे। हर एक रिस्पॉन्स के लिए दिया जाएगा रीइंफोर्समेंट, कि मैंने छोटे R से दिखा दिया। रीइंफोर्समेंट 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 2 3 4, और अपने आप सीखने वाले को पता चल जाएगा कि आखिर मुझे घुमा फिरा के कहाँ लेके जाया जा रहा है ना। सर मेरी एक और ऐसी ही क्लास मिलेगी आपको ICT की, जिसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के ना तीनों टाइप्स बताए हुए हैं। फिलहाल मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो टीचिंग मशीन थी ना, वो प्रेसे ने बनाई थी, PRESSEY। एक बार आप लिख लीजिए, PRESSEY। मैं स्पेलिंग फिर से बताऊं, P फॉर पैरेट से स्टार्ट होगा, PRESSEY। लिख लिया सर? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। ओके, PRESSEY। इन्होंने 1926 में सबसे पहली टीचिंग मशीन बनाई थी, ठीक है, लिख लिया? यस। हाँ, अब इसी पर काम करते करते स्किनर ने अपनी एक किताब जो पब्लिश की थी, उस किताब का नाम लिख लीजिए, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये स्किनर की किताब है जो 1957 में आई थी, 1957 में। नाम दोबारा बोलेंगे एक बार? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अरे मिल गया। अभी दिखा। सर अभी कितने बजे तक कंटिन्यू करेंगे आप क्लास? खत्म हो गया। जी सर। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, और प्रेसे ने सबसे पहली टीचिंग मशीन बनाई थी 1926 में। तो इसी मशीन पर बेस्ड इन्होंने रीइंफोर्समेंट के जरिए इस मशीन में यही फ्रेम वाला स्टाइल शुरू किया, लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू किया। तो स्किनर की इसी लीनियर प्रोग्रामिंग को आगे जाके क्राउडर ने और एक गाल्टन नाम के थे, उन्होंने इसको थोड़ा और अलग फॉर्मेट भी दिया था, वो हम ICT में पढ़ेंगे, ठीक है सर?
फिलहाल हमारे लिए आज इतना ही है, बस ये लास्ट का 1 मिनट है, इसको और देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये थ्योरी है RS, ठीक है। देखते हैं इसका एक एग्जांपल क्लास का कि रिस्पॉन्स आए और बदले में रीइंफोर्समेंट दिया जाए। और कई बार ये थ्योरीज SR थ्योरी, RS थ्योरी इसी के नाम से आती है। क्या मैम? कई बार ये थ्योरीज को मतलब इन्हीं से हाँ जी, SR थ्योरी और RS थ्योरी। तो SR तो हमारे पास ये पावलोव की भी और थॉर्नडाइक की भी, तो इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो SR थ्योरी है इसके लिए तो आप मतलब एग्जाम में इसको लेकर कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि SR थ्योरी किसकी है, तब आप तो इलेबोरेट कर सकते हैं कि सर ये पावलोव की भी है, थॉर्नडाइक की भी है, बट पावलोव की ज्यादा SR मानी जाएगी क्योंकि पावलोव की थ्योरी में स्टिमुलस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, थॉर्नडाइक की थ्योरी में रिस्पॉन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और स्किनर की थ्योरी में रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो तीनों में बड़ा बारीक सा डिफरेंस है। पावलोव में स्टिमुलस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर स्टिमुलस अच्छा नहीं है तो दूसरे स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स कनेक्ट नहीं हो पाएगा। थॉर्नडाइक की थ्योरी में एक स्टिमुलस है बट उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो पावलोव में हमें एक साथ 2 स्टिमुलस का यूज करना पड़ा, थॉर्नडाइक में एक स्टिमुलस से काम चल गया क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स बहुत कई तरह के देगा। अब इसी थॉर्नडाइक के थ्योरी में जो रिस्पॉन्सेज बहुत सारे आ रहे हैं, इन्हीं रिस्पॉन्सेज में अगर एक-एक करके रीइंफोर्समेंट डाल दिया जाए, तो सब्जेक्ट को ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा रिस्पॉन्स सही है। मतलब ये कह सकते हैं कि पावलोव की थ्योरी में मैनी स्टिमुलस सिंगल एक रिस्पॉन्स है। हाँ। और जो हमारी थॉर्नडाइक है उसमें स्टिमुलस एक है, रिस्पॉन्स बहुत सारे हैं। बिल्कुल ठीक। है ना सर? हाँ जी। ठीक। हाँ सर, तो आपकी क्लास में R2S है, तो हाँ। सर ये स्टिमुलस कैसे हो गया? रिस्पॉन्सेज को रिइंफोर्समेंट मिला, S क्या हुआ हमारा? लर्निंग को कहेंगे स्टिमुलस? किसमें? स्किनर वाले में? यस सर। यस मैम, लर्निंग जो है, जो आउटकम है, जो गोल है, वो हमारा स्टिमुलस है। वो हमारा ड्राइव है। हाँ। स्टिमुलस बेसिकली मोटिवेशन ड्राइव। हाँ, हाँ, हाँ। तो लर्निंग बट अच्छा, ठीक है सर। आ जाएगा, एकदम से चमकेगा आपको। ठीक है। 2 तरह के आपने क्लास में 2 लाइनों के बच्चों को 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बाँट लिया कि 2 लाइन्स जो है वो टीम ए है, उधर की 2 लाइनें जो है वो टीम बी है। और दोनों को आपने बोला कि जो टीम ए है वो दहेज के समर्थन में अपनी बात कहेगी, दहेज लेना चाहिए, ठीक है? दहेज लेना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों के स्टेटस में देखता हूँ दहेज के ऊपर बात बहुत कुछ लिखती हैं, इससे पता चलता है कि उनकी शादी कहीं लग गई है और 3-4 रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन दहेज की वजह से काम अटक रहा है। मत लगाया करो ये स्टेटस, ठीक है? जहां शादी होनी होगी अपने आप हो जाएगी। दहेज एक अभिशाप है, लेकिन उसको अगर आप स्टेटस पे लगाते हैं तो लोग उसके कई मायने निकालते हैं, ठीक है? नेगेटिव बातें मत फैलाओ, अच्छी-अच्छी बातें बनाओ। अच्छी बातें फैलाओगे, अच्छी बात। और टीम बी जो है वो दहेज के विरुद्ध बोलेगी। ठीक है? और दोनों टीम्स में हमने करवा दिया। क्या करवा दिया? वो बहस करवा दी। और बीच में आप खड़े हैं कि किसी की मार कुटाई ना हो, लड़ाई ना हो या विवाद ना हो जाए। जिसने दहेज के समर्थन में बोलना था उसने अपनी 1-2 बातें कही, वो उसका रिस्पॉन्स है। आपने बीच-बीच में रीइंफोर्समेंट दिया। जिसने दहेज के खिलाफ बोला उसने अपने रिस्पॉन्सेस दिए, आपने बीच-बीच में रीइंफोर्समेंट दी कि शाबाश ये बात भी सही है, वो बात भी सही है, आपने बीच-बीच में दिया। और फिर फाइनली इस डिबेट में एंड में अपने आप जो दहेज के समर्थन में होंगे ना, वो भी दहेज के खिलाफ हो जाएंगे अपने आप। तुम देखना, क्योंकि उनकी भी तो बहनें हैं, है ना? तो जैसे ही ये दहेज के विरुद्ध वाले सवाल करेंगे कि क्या तुम अपनी बहन के लिए भी दहेज देना चाहोगे? पढ़ा लिखाने के बाद, नौकरी लगाने के बाद भी आप दहेज देना चाहोगे? और फिर उसके साथ कहीं कुछ बुरा हादसा होता है तो आप कैसे
उसको परसीव करोगे। तो अल्टीमेटली दहेज के समर्थन वाले भी दहेज के विरुद्ध हो जाएंगे। और एंड में टीचर क्लास में लिखेगा कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, डाउरी इज अ सोशल इविल। तो आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक क्लास के शुरू में बताना था, बट ये क्लास के एंड में पता चला, यानी रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस आ रहा है। ओके, तो इसीलिए स्किनर की थ्योरी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इसमें उनकी ही बातों से जो है आंसर निकलता है। गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का सर्च कर। ओके जी, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है और हमारा बिहेवियरिज्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, जिन्हें आप अगली क्लास तक सॉल्व करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके जी, गुड नाइट। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सर थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। नाइट।